भोलाराम अपने नाम के ही अनुरूप गांव का एक भोला भाला इंसान था। गंवई परिवेश में पले बड़े भोलाराम को आधुनिकता छू तक नहीं पाई थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे गांव का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। लोग एक दूसरे से मिलने जुलने से कतराने लगे थे और कुछ तो मुंह पर कपड़े की पट्टी बांधकर घूम रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसी उधेड़-बुन में एक सुबह जब उसने वकील साहब को देखा, जो शहर में वकालत करते थे और लॉकडाउन में गांव आए हुए थे, तो उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। वकील साहब ने उसे समझाया कि यह कोरोना वायरस नामक एक महामारी का प्रकोप है, जिससे बचने के लिए मुंह और नाक को ढकना और एक दूसरे से दूर रहना आवश्यक है। भोलाराम की चिंता तब और बढ़ गई जब उसे याद आया कि दिल्ली में काम करने वाले उसके बेटे ने फोन पर बताया था कि कोरोना के कारण सरकार ने गाड़ी घोड़ा सब बंद कर दिया है, इसलिए वह अपनी बहन राधा की शादी में नहीं आ पाएगा। वकील साहब ने उसकी बात की पुष्टि की और लॉकडाउन के कारण मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया। फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूर बेकार और बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। यह सुनकर भोलाराम घबरा गया। अरे बाप रे, कहीं ऐसा ना हो कि फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण हमार बबुआ भी वहां पर भूख से बिलबिला रहा हो, भूखे प्यासे कहीं पैदल ही घर के लिए न चल दिया हो। उसकी यह आशंका एक भयावह सच के रूप में सामने आई। अभी वह वकील साहब से बात ही कर रहा था कि एक पुलिस की जीप उसके दरवाजे पर आकर रुकी। पुलिस वालों ने जो खबर दी, उसने भोलाराम के पैरों तले जमीन खिसका दी। तमाम बंदिशों के बावजूद उसका बेटा दिल्ली से पैदल ही घर के लिए चल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक ट्रक की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा था। पुलिस उसके शव को सुपुर्द करने आई थी। यह सुनते ही भोलाराम बेहोश होकर गिर पड़ा और पूरे घर में कोहराम मच गया। यह सिर्फ भोलाराम के परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि उस दौर के लाखों प्रवासी मजदूरों की कहानी थी। ऐसा ही एक मजदूर था नरेश, जो वर्षों पहले अपना गांव छोड़कर मुंबई में बस गया था। लॉकडाउन ने उसका सब कुछ छीन लिया था। फैक्ट्री बंद हो गई, वेतन मिलना बंद हो गया और पास के पैसे खत्म हो गए। मकान मालिक, जिसके यहां वह वर्षों से रह रहा था, किराया न दे पाने के कारण घर खाली करने की धमकी देने लगा। दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया। हर तरफ से निराश होकर जब उसने अपने बाल बच्चों की दुहाई दी, तो दुकानदार ने बेरुखी से कहा, तुम बिहार यूपी वालों का यही हाल है भैया। बिजनेस का भी एक उसूल होता है। इस शहर ने, जिसके निर्माण में उसने अपना खून पसीना बहाया था, आज उसे पराया बना दिया था। हर तरफ से मजबूर होकर नरेश ने अपने परिवार के साथ अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसे व्हाट्सएप पर खबर मिली कि बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए एक ट्रेन जाने वाली है। जब वह परिवार समेत जैसे तैसे स्टेशन पहुंचा, तो वहां हजारों की भीड़ देखकर भौंचक्का रह गया। बाद में पता चला कि ट्रेन जाने की खबर महज एक अफवाह थी। भीड़ अनियंत्रित हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। किसी तरह उस भगदड़ से बचकर हर तरफ से निराश नरेश ने अपने परिवार के साथ मुंबई से अपने गांव तक का हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने का दृढ़ निश्चय किया। 15 दिन की कठिन और पीड़ादायक यात्रा के बाद जब वे अपने गांव पहुंचे, तो वहां का नजारा भी बदला हुआ था। अपनों के व्यवहार में अपनत्व की जगह एक अनजाना भय और संदेह था। लोग उनसे दूर दूर भाग रहे थे, जैसे वे कोई अछूत हों। घर पहुंचे 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि किसी की सूचना पर पुलिस उन्हें लेने आ गई और पूरे परिवार को एक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर कैद कर दिया। वहां की अव्यवस्था और घटिया खाना देखकर नरेश को लगा कि वह किसी जेल में आ गया है। 14 दिन की कैद काटने के बाद जब वह घर लौटा, तो परिवार वालों का बदला व्यवहार उसे और भी चुभने लगा। उन्हें शायद यह लग रहा था कि वह अब हमेशा के लिए यहीं रहने आ गया है, जिससे संपत्ति में अधिकार का भय पैदा हो गया था। जिस अपनत्व और सहारे की उम्मीद में वह इतने कष्ट सहकर गांव लौटा था, वह यहां भी मृगतृष्णा ही साबित हुआ। कोरोना का असर सिर्फ गरीबों और मजदूरों पर ही नहीं था, बल्कि हर वर्ग अपनी अपनी तरह से परेशान था। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी धनंजय जी, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक थे, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे खींचने लगे थे। उनकी दिनचर्या बाधित हो गई थी और व्यवसाय ठप्प हो गया था। पत्नी से अपनी परेशानी साझा करते हुए उन्होंने उन कर्मचारियों के वेतन की चिंता जताई, जिनका घर उन्हीं की तनख्वाह से चलता था। पत्नी ने जब उन्हें व्यावहारिक होने की सलाह दी, तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस खाली समय का उपयोग उन लाचार लोगों की सहायता के लिए किया जाए, जिनके पास इस महामारी में कोई सहारा नहीं है।
उन्होंने वकील साहब से कानूनी सलाह लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मदद की अपील की और एक सहायता अभियान शुरू कर दिया, जिससे उनके बेचैन मन को शांति मिली। दूसरी ओर गुप्ता जी जैसे संपन्न होटल मालिक भी परेशान थे। लॉकडाउन में उनका होटल व्यवसाय ठप पड़ गया था। उन पर बैंक का कर्ज था और भविष्य की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा उनका अपना परिवार था। बेटा और बहू उनकी सुनते नहीं थे और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सब एक दूसरे से अनजान थे। बहू उनकी नजर में घर का कोई काम नहीं करती थी और बेटा पूरी तरह जोरू का गुलाम हो गया था। उनकी बहू का दर्द अलग था। उसका मानना था कि इस घर में बहू और बेटी के लिए दोहरे मानदंड हैं। बहू को नौकरानी समझा जाता है, जबकि बेटी को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। इस पारिवारिक कलह और व्यावसायिक घाटे से परेशान गुप्ता जी ने अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस ले लिया, यह सोचे बिना कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके लिए पैसा ही सब कुछ था, चाहे वह कैसे भी आए। यह महामारी केवल आर्थिक और सामाजिक संकट ही नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संकट भी बनकर उभरी थी। निशांत बाबू, जो सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक बुखार और सर दर्द से पीड़ित हो गए। कोरोना के लक्षणों से मिलते जुलते लक्षण देखकर वे घबरा गए, लेकिन अपनी चिंता से ज्यादा उन्हें परिवार की चिंता थी। उन्होंने खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर लिया। उनके बेटे समीर ने कई प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सबने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे और कोई फोन तक नहीं उठा रहा था। संकट की इस घड़ी में जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता था, वे अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग गए थे। अंत में सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा बचा। एम्बुलेंस आई और निशांत बाबू को ले गई, जबकि पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई। उन 15 दिनों में परिवार ने सामाजिक बहिष्कार का दंश झेला। पड़ोसियों और मित्रों ने उनसे दूरी बना ली, जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। सौभाग्य से निशांत बाबू की रिपोर्ट निगेटिव आई और वे घर लौट आए, लेकिन इस घटना ने समाज के बदलते चरित्र को उजागर कर दिया। अज्ञानता और अफवाहों ने इस संकट को और भी भयावह बना दिया था। माजिदबरी चाय बागान में, जहां कोरोना का सीधा प्रकोप कम था, सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने तबाही मचा दी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया था कि डॉक्टर कोरोना मरीजों की किडनी निकाल रहे हैं। इस खबर ने लोगों के मन में डॉक्टरों के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। इसी बागान की एक हंसमुख महिला मंगरी को जब सर्दी जुकाम हुआ, तो बस्ती वालों ने उसे कोरोना संक्रमित मानकर उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस सामाजिक अलगाव और अस्पताल में किडनी निकाल लिए जाने के डर से मंगरी इतनी अवसादग्रस्त हो गई कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक झूठी खबर और सामाजिक अज्ञानता ने एक जीती जागती इंसान की बलि ले ली। इसी तरह अंधविश्वास ने भी अपनी जड़ें जमा ली। महिलाओं के बीच कोरोना माई की पूजा की अफवाह फैल गई। ये बात फैलाई गई कि कोरोना कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक देवी का प्रकोप है, और जब तक उनकी पूजा नहीं होगी, यह महामारी शांत नहीं होगी। विज्ञान के युग में भी लोग इस तरह के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, जो महामारी को और भी खतरनाक बना रहा था। संकट काल में जहां एक और मानवता के दुश्मन सक्रिय थे, वहीं वकील साहब जैसे लोग भी थे जो समाज को जोड़े रखने का प्रयास कर रहे थे। वकील साहब, जिनका असली नाम अभिषेक था, युवावस्था में एक आदर्शवादी छात्र नेता थे जो व्यवस्था बदलना चाहते थे। लेकिन एक अनुभवी प्रोफेसर ने उन्हें समझाया कि समाज को बदलने से पहले स्वयं को योग्य बनाना आवश्यक है, ताकि समाज को तुम्हारी आवश्यकता हो, न कि तुम्हें समाज की। इस सलाह ने उनकी दिशा बदल दी और वे एक सफल वकील बने, लेकिन उनके अंदर का समाज सेवक हमेशा जीवित रहा। वे हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहते, चाहे वह कमलेश महतो हों, जिनकी बेटी की शादी कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण रुकी हुई थी, या चाय बागान के जॉन हों, जो अपनी पत्नी के शव का पोस्टमार्टम कराने से डर रहे थे। वकील साहब ने कानून और संवेदना का संतुलन बनाते हुए सबकी मदद की। महामारी के बीच जब सरकार ने चुनाव की घोषणा की, यह व्यवस्था के पाखंड का सबसे बड़ा उदाहरण था। एक तरफ आम जनता को भीड़भाड़ से बचने और घर में रहने की सलाह दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेता खुद हजारों की भीड़ जुटाकर रैलियां कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। वकील साहब यह देखकर हैरान थे कि अपनी जान जोखिम में डालकर यह भीड़ उन नेताओं के पीछे क्यों भाग रही है, जो चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूछेंगे भी नहीं। उनके लिए मानव जीवन से बढ़कर कुर्सी थी।
ये उपन्यास सिर्फ एक महामारी का लेखा जोखा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के क्षरण की एक दर्दनाक कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे एक संकट व्यक्ति, परिवार और समाज के भीतर छिपे स्वार्थ, भय, अज्ञानता और पाखंड को उजागर कर देता है। अर्थ ने संबंधों को बौना कर दिया था और व्यक्ति अपनी ही बनाई दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा था। लेकिन इसी अंधकार के बीच धनंजय जी के सेवा भाव और वकील साहब की निस्वार्थ मदद जैसी उम्मीद की किरणें भी थीं, जो यह साबित करती हैं कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, मानवता की लौ को पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता। यह जीवन समर हर पीढ़ी को अपनी अपनी तरह से लड़ना पड़ता है। अभी आपने कोरोना काल जीवन समर किताब का सार सुना। अगर आप इस पूरी कहानी को और गहराई से जानना चाहते हैं, उन अनसुनी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उस दौर का एक सच्चा आईना है। और हाँ, ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और किताबों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है।